नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ का साइंस चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है बलबन अर्थात गयासुद्दीन बलबन। पूरा नाम क्या है? गयासुद्दीन बलबन। परीक्षा में जो प्रश्न आता है बलबन के नाम से आता है, लेकिन आप लोग पूरा नाम याद रखिएगा। गयासुद्दीन बलबन पूरा नाम है। बलबन के लिए मैंने बोला था कि बलबन का आज टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम। तो हम यहाँ पहले देख लेते हैं थोड़ा सा पीछे जाके कि कौन कौन से शासकों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। और बलबन किस समय आता है, किसके शासनकाल में आता है वो, ठीक है। तो ये भी जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि आपकी दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है ऐबक से। किससे शुरुआत होती है? ऐबक से। तो देखते हैं यहाँ पर। तो पहला शासक जो था वो था ऐबक, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। दूसरा शासक था इल्तुतमिश, ठीक है। इल्तुतमिश के बाद कौन आया? आप लोग उसको देखते जाइए, मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ पूरा आपको कि ऐबक पहले आया, दिल्ली सल्तनत में ऐबक आया, ठीक है। और उसके बाद इल्तुतमिश आता है, उसके बाद रजिया आती है, उसके बाद रजिया के बाद कौन आता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ तक तो हम लोग आसानी से याद कर लेते हैं। इसके बाद के जो शासक हैं, इसके बाद देखिए मुख्य शासक तो बलबन ही होते हैं इसके बाद, लेकिन इसके बीच में कुछ शासक और आते हैं, उसके बारे में भी हल्का सा हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो कौन है? बहराम शाह। जब रजिया की हत्या कर दी जाती है उससे पहले ही कुछ षड्यंत्रकारियों ने बहराम शाह को गद्दी पर बैठा दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि बहराम शाह गद्दी पे किसके समय बैठाया गया? रजिया जब जीवित थी तभी ही बैठा दिया गया था। यहाँ पे ये चीज़ आपको हल्का सा दिमाग में रखना है किसी चीज़ को कनेक्ट करने के लिए। उसके बाद आते हैं मसूद शाह। मसूद शाह याद रखेंगे आप लोग, अलाउद्दीन मसूद शाह नाम था इनका। अलाउद्दीन मसूद शाह इनका पूरा नाम था। तो देखेंगे मसूद शाह जाते हैं। और इसके बाद कौन आने वाला है? इसके बाद देखते हैं नासिरुद्दीन महमूद, ठीक। और इसके बाद आएंगे बलबन। बलबन सिंहासन में बैठते हैं। तो देखते ये क्रम है: ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया, बहराम शाह, मसूद शाह, नसीरुद्दीन महमूद और बलबन। तो बलबन के बारे में आज पढ़ने वाले हैं हम, ठीक है। यहाँ पर ये देखेंगे कि बलबन जो था वो किसके समय में आ गया था? वो मसूद शाह के समय में ही बलबन आ गया था। तो बलबन यहाँ पर होता है, किस भूमिका में होता है, ये चीज़ हम लोग को जानना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं किस भूमिका में रहेगा मसूद शाह। यहाँ पर जो रहेगा ये अमीर हाजिब। तो अमीर हाजिब के पद पर ये नियुक्त था मसूद शाह के समय में। तो ये आपको याद रखना है, मसूद शाह के समय में बलबन अमीर हाजिब था। धीरे धीरे इसने शक्तियों को एक्वायर करना शुरू किया। मसूद शाह के समय में ही धीरे धीरे बलबन ने अपनी शक्तियों को बढ़ाना शुरू किया, क्योंकि मसूद शाह इस शर्त पे ही गद्दी पे बैठाया गया था कि वो अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं करेगा, ठीक है। सिर्फ शासन मतलब गद्दी बैठेगा, लेकिन शक्तियों का प्रयोग कोई और करेगा। तो अमीर हाजिब का जो पद था वो भी शक्तियों का प्रयोग करता था शासन को चलाने के लिए। और बलबन ने धीरे धीरे करके अपने विद्रोहियों को दबाता गया और उन्हें सारी शक्ति क्या कर ली? एक्वायर कर ली। तो यहाँ पर अमीर हाजिब के पद पे बलबन था। उसके बाद बलबन क्या होता है? बलबन अपनी पुत्री की शादी कर देता है नसीरुद्दीन महमूद से। नसीरुद्दीन महमूद से शादी कर देता है और इस प्रकार क्या होता है, जब शादी कर देता है तो नसीरुद्दीन महमूद ने बलबन को एक उपाधि देता है। वो उस उपाधि का क्या नाम था? ये परीक्षा का प्रश्न है, आपको याद रखना है। तो वो उपाधि थी उलूग खां। मैंने यहाँ पर लिख रखा है गयासुद्दीन बलबन की जो उपाधि थी उलूग खां थी। तो उलूग खां की उपाधि कौन देता है बलबन को? तो बलबन को उलूग खां की उपाधि देता है नसीरुद्दीन महमूद। तो उलूग खां का मतलब होता है महान शासक। उलूग खां का मतलब होता है महान शासक, ये आपको याद करना है, ठीक है। तो बलबन उलूग खां की उपाधि किसकी थी? दिल्ली सल्तनत में किस शासक की उपाधि उलूग खां थी? तो वो थी बलबन की, ठीक है। यहाँ तक ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बलबन क्या होता है, धीरे धीरे जब शक्तियाँ उसकी बढ़ जाती है तो वो क्या करता है? शासन करने लगता है दिल्ली सल्तनत पे, ठीक है। हालांकि बलबन जो था
बहुत ही मतलब कि बाहर से आया हुआ शासक माना जाता था और लोग इस पर आसानी से विश्वास नहीं करते थे कि ये सम्राट कैसे बन गया। ठीक है, क्योंकि ये जो था, क्योंकि जो हम लोग क्रम देख रहे हैं यहाँ पर जो थे तो किसी न किसी का ब्लड रिलेशन है। ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया, बहराम शाह, मसूद शाह और नसीरुद्दीन महमूद ये ब्लड रिलेशन में थे, लेकिन बलबन जो है वो साइड से आया था, वो ब्लड रिलेशन में नहीं था। इसीलिए जनता को ये स्वीकार कराना कि मैं आपका शासक हूँ उसके लिए थोड़ा कठिन था। इसके लिए उसने राजत्व सिद्धांत को अपनाया। किस सिद्धांत को अपनाया? राजत्व सिद्धांत को। और इसी राजत्व सिद्धांत पूछा जाता है परीक्षा में, राजत्व सिद्धांत को प्रतिपादित किस शासक ने किया था दिल्ली सल्तनत में? तो किसने किया था? बलबन ने। अब राजत्व सिद्धांत के अंदर क्या चीज़ है? अब राजत्व सिद्धांत अपने दिमाग के अंदर रखिए आप लोग। अभी राजत्व सिद्धांत को हम एक्सप्लेन करते हैं, क्रम से आते हैं तब उसको एक्सप्लेन करते हैं कि राजत्व सिद्धांत है क्या। ठीक है, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो बलबन था, ठीक है, बाहर से आया था, कोई रिलेशन नहीं था, लेकिन वो भी एक क्या था? तुर्क था। तो कैसा तुर्क था? वो इल्बारी तुर्क था। जिस प्रकार से इल्तुतमिश इल्बारी तुर्क था, उसी प्रकार से बलबन भी इल्बारी तुर्क था। ठीक है, और उसने एक बलबनी वंश की स्थापना की, बलबनी वंश। हालांकि बलबनी वंश जो था गुलाम वंश के अंतर्गत ही था, इसीलिए आप कोई और वंश ना पढ़ लीजिएगा कि साइड में एक और वंश आ गया। हमने जो वंश बताए हैं वही वंश हैं, यानी कि खिलजी गुलाम वंश, ठीक है, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश, यही वंश है दिल्ली सल्तनत में, यही मुख्य वंश है। और छोटे छोटे वंश जो गुलाम वंश में उत्पन्न हुए वो उसमें बलबनी वंश है। तो उसको आपको बस छोटा सा दिमाग में रखना है आपको, मुख्य वंश वही है जो मैंने आप लोग को बताए हैं। ठीक है, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। बलबन ने बलबनी वंश स्टार्ट किया क्योंकि बाहर से आया था, उसने अपना छोटा सा वंश बना लिया था। ठीक है, तो बलबनी वंश की शुरुआत बलबन ने की थी, गयासुद्दीन बलबन ने की थी, सिंपल सी बात है यहाँ पर। फिर देखेंगे उसने शासन करने के लिए, दिल्ली सल्तनत पर शासन करने के लिए उसने किस सिद्धांत को अपनाया? तो राजत्व सिद्धांत मैंने बताया, लेकिन उसकी नीति क्या थी? तो नीति के संबंध में प्रश्न पूछा जाता है कि यह नीति किसकी थी या बलबन की क्या नीति थी। ठीक है, इस तरह से आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, आपको बताना होगा। तो बलबन की थी रक्त एवं लौह की नीति। तो रक्त एवं लौह की नीति हमको याद होनी चाहिए कि किसकी थी। तो परीक्षा का प्रश्न हो सकता है कि रक्त एवं लौह की नीति किसके द्वारा अपनाई गई? तो बलबन के द्वारा अपनाई गई, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षा बहुत ही पेट प्रश्न है ये। ठीक है, अब जिसकी चर्चा मैं कर रहा था कि बलबन को स्वीकार करना जनता के लिए आसान नहीं था, क्योंकि जनता ये देख रही थी कि जो शासकों का जो क्रम है वो जान नहीं थी कि वो ब्लड रिलेशन में थे, वो सिंहासन पे बैठेंगे, क्योंकि राजतंत्र की प्रणाली थी। ठीक है, बलबन साइड से आ गया था। ठीक है, तो उसको स्वीकार करना आसान नहीं था, इसीलिए उसने राजत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किया, राजत्व सिद्धांत को अपनाया। अब वो राजत्व सिद्धांत था क्या? राजत्व सिद्धांत था कि सुल्तान का पद ईश्वर द्वारा प्रदान किया। ये बात उसने जनता के बीच में पहुंचाई। बलबन ने ये बात पहुंचाई कि सुल्तान जो होता है वो, अगर सुल्तान वो बना है तो वो ईश्वर द्वारा तय किया गया है। मतलब कि एक ईश्वर का भय दिखाया गया। जब ईश्वर ने ही तय कर दिया है तो फिर किसी के कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है। और उसने कहा कि पैगंबर के बाद सुल्तान दूसरे नंबर पे आता है। ठीक है, तो ये चीज़ इन्होंने बताई। दूसरा था कि सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है, मतलब निरंकुश होना चाहिए, उसको शासन को सख्ती से पालन करना चाहिए। ये चीज़ किसने बताया? बलबन ने बताया, और ये इसके राजत्व सिद्धांत का हिस्सा थी। तो 2 बातें मुख्य रूप से आपको याद रखनी है कि सुल्तान का पद ईश्वर द्वारा प्रदान किया गया, यह राजत्व सिद्धांत का पहला बिंदु है। दूसरा बिंदु है सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। ये दोनों ही बातें बलबन द्वारा राजत्व सिद्धांत में स्वीकार की गई। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी परीक्षा का काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। ठीक है, इसीलिए इसको भी याद रखना है। अब हम देखेंगे बलबन द्वारा क्या कार्य किए गए, काफ़ी इंपॉर्टेंट कार्य किए गए, इसीलिए यहाँ से प्रश्न आ जाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया कि उसने नायब के पद को समाप्त कर दिया। मतलब नायब बहुत ही पावरफुल पद हुआ करता था अभी तक बलबन से पहले, और बलबन ने क्या कर दिया? उसको समाप्त कर दिया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
नायब का पद समाप्त कर दिया गया। ये काफ़ी आपको इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना आपके लिए जरूरी है। फिर देखा इसने चालीसा दल को भी समाप्त कर दिया। अब चालीसा दल की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। 40 सरदारों का संगठन था जिसकी स्थापना इल्तुतमिश ने की थी। मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन आया? इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश ने चालीसा दल की स्थापना की, क्योंकि अपने विद्रोहियों को दबाने के लिए, और ये 40 दल जो सरदार थे ये उसका समर्थन करते थे। अब समर्थन प्राप्त करने के लिए उसने 40 दलों का गठन किया, जो आगे चल के बलबन के द्वारा समाप्त कर दिया गया, जो कि मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण कार्य कि उसने एक गुप्तचर विभाग की गठन किया। गुप्तचर विभाग का गठन किया। क्यों किया? सामंतों पर नजर रखने के लिए। सामंतों पर, उसके शासन के समय में जो सामंत थे उन पर नजर रखने के लिए उसने एक गुप्तचर विभाग का गठन किया। तो गुप्तचर विभाग का गठन करने वाला शासक कौन था? कौन था? तो वो था बलबन। दूसरा देखते हैं, एक सैन्य विभाग का भी गठन किया उसने, और उसका नाम था दीवाने अर्ज। तो परीक्षा का प्रश्न सैन्य विभाग से भी आ सकता है, लेकिन ज़्यादातर प्रश्न जो आता है वो दीवाने अर्ज के नाम से आता है। तो पूछा जाता है कि दीवाने अर्ज है क्या? तो दीवाने अर्ज क्या है? एक सैन्य विभाग है जिसका गठन बलबन ने किया था। ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है। तो दीवाने अर्ज का गठन क्यों किया? दीवाने, क्योंकि सैन्य विभाग है, मतलब कि सेना का गठन किया। एक किस बात के लिए किया? तो ये भी परीक्षा का प्रश्न हो सकता है, मंगोलों के आक्रमणों का सामना करने के लिए। ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत में किस शासक ने मंगोलों के आक्रमण को रोकने के लिए एक सैन्य विभाग का गठन किया? मतलब कि एक सुसज्जित तरीके की खोज की। किस शासक ने? अभी तक किसी ने नहीं सोचा। मंगोलों का अटैक तो हुआ कब हुआ? इल्तुतमिश के समय में। ठीक है। सिंध से ही मंगोल लौट गए थे। क्यों लौट गए थे? क्योंकि इल्तुतमिश ने मांग बरनी को संरक्षण देने से मना कर दिया था। और मांग बरनी कहाँ का शाह था? तो कहाँ का था? ख्वारिज्म का। ठीक है। तो ख्वारिज्म का शाह था वो, मतलब शासक था, और वह भाग कर सिंध तक पहुँचा और सिंध से उसने अपील की कि इल्तुतमिश को संरक्षण दे, लेकिन संरक्षण देने से इल्तुतमिश ने मना कर दिया और मांग बरनी वापस लौट गया। ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है यहाँ पर। ठीक है। तो वापस लौट गया, लेकिन मगर उसने कोई मतलब किसी सेना ने गठन नहीं किया। स्पेशली मंगोलों के लिए, तो मंगोलों के लिए स्पेशली गठन किया गया सैन्य विभाग जिसका नाम था दीवाने अर्ज। ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना, बलबन काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब बलबन का जो दरबार था वो ईरानी परंपरा से सुसज्जित था या संगठित था। तो ठीक है। तो ईरानी परंपरा का अनुसरण करने वाला शासक कौन था दिल्ली सल्तनत में? शुरुआत किसने की ईरानी परंपरा की को पालन करने के लिए? तो किसने किया? बलबन ने। तो बलबन याद रखिएगा, बलबन = ईरानी परंपरा। तो याद कर लीजिए, ईरानी परंपरा की शुरुआत, उसके तो तरीकों को अपनाने वाला शासक कौन था? तो वो था बलबन। ठीक है। क्या चीज़ें अपनाई उसने? तो पहला नंबर तो उसने सिजदा और पाबोस की प्रथा को जन्म दिया, ईरानी परंपरा से लिया। सिजदा पाबोस था क्या? सिजदा मतलब देखें, सिजदा मतलब सा से याद करेंगे सिर, मतलब सिर झुका के किसी का नमन करना। ठीक है। तो सिर झुकाकर नमन करना सिजदा कहलाया। और पाबोस मतलब पैर, मतलब पैर छूना। ठीक है। पैर छूना और सिर झुका के नमन करना, ये दोनों ही प्रथा, मतलब सिजदा और पाबोस के नाम से ही ये दोनों परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सिजदा और पाबोस की परंपरा को जन्म दिया, ईरानी परंपरा से ग्रहण किया। तो किसने किया? बलबन ने किया। दूसरा आता है कि नौरोज़ त्यौहार की अगर हम बात कर लें, नौरोज़ त्यौहार भी ईरानी परंपरा का हिस्सा था, इसको भी बलबन ने स्वीकार किया। तो नौरोज़ त्यौहार और सिजदा पाबोस दोनों ही चीज़ें बलबन द्वारा स्वीकार की गई। तो हमने यहाँ पर चीज़ें देखी कि बलबन कब आया। एक बार हल्का सा और चले जाते हैं पीछे कि बलबन कब आया। तो बलबन मसूद शाह के समय में आता है। बलबन नसीरुद्दीन महमूद के द्वारा उलूग खां कहलाता है। और हल्का सा हम यहाँ नसीरुद्दीन महमूद की भी चर्चा कर लेते हैं कि परीक्षा में प्रश्न आ सकता है। क्या आ सकता है कि नसीरुद्दीन महमूद जो था एक अच्छा सुलेखक था, मतलब सुलेख लिखता था और कुरान की प्रतियां बनाता था, मतलब कुरान को कॉपी करता था और उसको बेचकर अपनी आय का अर्जन करता था और काफ़ी दयालु प्रवृत्ति का था।
ठीक है, ये भी दिमाग में रखना है। नसीरुद्दीन मोहम्मद कुरान की प्रतियां लिखता था। तो कुरान की प्रतियां लिखने वाला शासक कौन था? तो वो था नसीरुद्दीन महमूद। और नसीरुद्दीन महमूद किस शासक से पहले है? तो बलबन से पहले है। ये चीज़ आपको याद रखना है यहाँ पर, ठीक है। अब देखते हैं कि बलबन के बाद, बलबन के बारे में आपने काफ़ी कुछ पढ़ लिया, ठीक है। यही चीज़ जो मैंने बताई यही इंपॉर्टेंट है, यहीं से परीक्षा में प्रश्न अक्सर आता है। अब देखते हैं बलबन का जो ज्येष्ठ पुत्र होता है उसका नाम होता है शहजादा मोहम्मद। तो शहजादा मोहम्मद नाम होता है। शहजादा मोहम्मद किसका पुत्र है? तो शहजादा मोहम्मद बलबन का पुत्र है। तो यहाँ पर हल दिमाग में रखेंगे, शहजादा मोहम्मद। शहजादा मोहम्मद बलबन का पुत्र है और इसको भेजा जाता है मंगोलों के आक्रमण को रोकने के लिए, परंतु ये मंगोलों से लड़ते हुए मारा जाता है। तो मारा जाता है किसके द्वारा? मंगोलों के द्वारा मारा जाता है। ये मंगोलों के द्वारा मारा जाता है। और जब ये किसके समय में होता है? बलबन जब शासन कर रहा होता उसी के समय में इसके ज्येष्ठ पुत्र यानी शहजादा मोहम्मद की मृत्यु हो जाती है, जिससे क्या होता है? बलबन काफ़ी कमज़ोर हो जाता है, काफ़ी निराश हो जाता है, काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। उसके बाद एक चीज़ और देखेंगे, जो शहजादा मोहम्मद है इसी के समय में जो विद्वान है, साहित्यिक विद्वान जो है अमीर खुसरो, याद रखेंगे अमीर खुसरो, जिसे तूतीय हिंद की संज्ञा दी जाती है। मतलब भारत का तोता, तूतीय हिंद की संज्ञा किसे दी जाती है? अमीर खुसरो की दी जाती है। और आते हैं दूसरे विद्वान अमीर हसन। दोनों को संरक्षण प्राप्त था। दोनों किसके समय में आए? तो शहजादा मोहम्मद के समय में आए। दोनों ही अमीर खुसरो और अमीर हसन यहीं पर एंट्री होती है दोनों की शहजादा मोहम्मद के समय में ही, ठीक है। ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखना। अमीर खुसरो और अमीर हसन दोनों ही नाम याद कर लीजिए, बार बार बोल रहा हूँ जिससे कि आपको याद हो जाए, ठीक है। एक चीज़ और देखेंगे कि बलबन के समय में ही बंगाल में एक विद्रोह होता है। बंगाल में एक विद्रोह होता है। वो उस विद्रोह को किसने किया था ये चीज़ याद रखना आपको बलबन के समय में। ये भी याद कर लीजिए, हल्की सी चीज़, कुछ पॉइंट है जो कभी परीक्षा में आ सकता है, चीज़ें याद रखेंगे। तो कौन होता है? उसका नाम होता है तुगरिल खां नाम याद रखिएगा। तुगरिल खां का विद्रोह बलबन के समय में होता है। तो किसके समय में होता है? बलबन के समय में। और ये जब विद्रोह कर देता है तो वहाँ पर अपने नाम के सिक्के और खुतबे पढ़वाता है, परंतु बलबन जाता है बंगाल और विद्रोह का दमन करता है और तुगरिल खां को मार देता है। तो तुगरिल खां मारा जाता है। तुगरिल खां विद्रोह करता है। कहाँ विद्रोह करता है? तो बंगाल में विद्रोह करता है। आपको ये यहाँ पर याद रखना है बलबन के समय में। हम आगे बढ़ रहे थे, शहजादा मोहम्मद की तरफ बढ़े थे। शहजादा मोहम्मद की मृत्यु हो जाती है मंगोलों से लड़ते वक्त। फिर देखते हैं नेक्स्ट शासक कौन आता है? कै खुसरो। क्या देखेंगे? कै खुसरो। कै खुसरो आता है, याद रखेंगे। कै खुसरो, बहुत लंबा शासन इसका नहीं चलता है, ठीक है। तो कै खुसरो, हल्का सा क्रम अगर आपको याद रखना है तो कै खुसरो याद कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं कैकुबाद। कैकुबाद आते हैं। तो कैकुबाद के बारे में हल्का सा हम जान लें। इसने यमुना नदी के किनारे एक महल की स्थापना की। किसमें? एक महल की स्थापना की जिसका नाम रखा गया शहर-ए-नौ। शहर-ए-नौ याद रखेंगे। शहर-ए-नौ नाम का एक महल स्थापित किया जाता है जिसे किलूगढ़ी महल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किलूगढ़ी महल। तो किलूगढ़ी याद रखेंगे, आगे चल के बहुत काम आने वाला है किलूगढ़ी महल, ठीक है। बार बार इसका जिक्र किया जाएगा आगे चल के। किलूगढ़ी महल की स्थापना किसने की थी? तो कैकुबाद ने की थी। कैकुबाद, किलूगढ़ी का से दोनों का नाम आ रहा है, तो इसको याद कर लेंगे आप लोग, ठीक है ना। कैकुबाद के समय में ही मलिक फिरोज काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर मलिक फिरोज आपको दिमाग में रखना है। मलिक फिरोज
मलिक फिरोज कौन है, अभी आपको आगे बताएंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मलिक फिरोज ने ही खिलजी वंश की स्थापना की थी और खिलजी वंश खिलजी क्रांति के नाम से जाना गया। इसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। लेकिन मलिक फिरोज अभी आएंगे, जिसे कहा गया था जलालुद्दीन फिरोज। जलालुद्दीन फिरोज, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी आएगा। ठीक है, जलालुद्दीन फिरोज उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी आएगा। अलाउद्दीन खिलजी का जिक्र करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मलिक फिरोज की बात कर लेते हैं। मलिक फिरोज जो था, कैकुबाद के समय में इसको एक पद दिया गया था जिसका नाम था आरजे मामलिक। क्या पद दिया गया था? आरजे मामलिक का पद किसे दिया गया था? तो मलिक फिरोज को दिया गया था। याद कर लीजिए, आरजे मामलिक। और उपाधि दी गई शाइस्ता खां की। शाइस्ता खां की उपाधि दी थी। ठीक है, तो मलिक फिरोज को शाइस्ता खां की उपाधि दी जाती है, आरजे मामलिक का पद दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि कैकुबाद ने बरन में इसको राज्यपाल नियुक्त किया था। बरन एक क्षेत्र था, वहां पर इसको राज्यपाल का पद दिया जाता है, मतलब राज्यपाल नियुक्त किया जाता है और शाइस्ता खां की उपाधि दी जाती है। मामलिक और आरजे मामलिक का पद पर उसको नियुक्त किया जाता है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। मलिक फिरोज जो कि कौन है? जलालुद्दीन फिरोज नाम है, आगे चल के जलालुद्दीन फिरोज के नाम से ये जाना जाएगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट शासक। नेक्स्ट शासक मैं बोल रहा हूँ, चीज़ों को नोट कर सकते हैं आप लोग क्रम। ठीक है, आप बार बार इस वीडियो को अगर देखेंगे तो आपको चीज़ें तैयार हो जाएंगी। तैयार करना आपका मकसद होना चाहिए कि आप याद करें, कैसे भी तैयार करें। ठीक है, उसके बाद नए शासक आते हैं जिसका नाम होता है शमसुद्दीन क्यूमर्स। तो शमसुद्दीन क्यूमर्स याद कर सकते हैं। कैकुबाद के बाद क्यूमर्स आते हैं। शमसुद्दीन क्यूमर्स पूरा नाम होता है। और चूंकि क्यूमर्स बहुत ही छोटा होता है, और क्यूमर्स किसका पुत्र होता है? कैकुबाद का पुत्र होता है, बहुत ही छोटा होता है वो, इसीलिए वो किसके संरक्षण में रहता है? तो फिरोज के संरक्षण में, वही जलालुद्दीन फिरोज के संरक्षण में रहता है। लेकिन वह धोखा देता है और क्यूमर्स की हत्या कर देता है। क्यूमर्स की हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद सल्तनत को हथिया लेता है, दिल्ली सल्तनत को हथिया लेता है और खिलजी वंश की स्थापना करता है। किस वंश की स्थापना करता है? खिलजी वंश की। कौन? फिरोज, जलालुद्दीन फिरोज। ठीक है, तो यहाँ से क्यूमर्स की हत्या होती है। किसके द्वारा? जलालुद्दीन फिरोज के द्वारा। ठीक है, तो जलालुद्दीन फिरोज मार देता है। किसे मार देता है? क्यूमर्स को मार देता है। और इससे इल्बारी वंश की क्या हो जाता है? पतन हो जाता है। ठीक है, तो आपने देखा, शासकों का क्रम देखा और बलबन के बारे में अच्छे से पढ़ा, और आगे कुछ शासकों के बारे में जो महत्वपूर्ण बिंदु होता है उसके बारे में भी आप पढ़ चुके हैं। कोई कन्फ्यूजन हो रही है, नई चीज़ समझ में आई है तो पीछे रिपीट कर सकते हैं। मैंने प्रयास किया है कि आपको समझ में आए। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।